इस लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। ये एसएससी AAO के जो कोर्स है उसमें सबसे पहले जो टॉपिक मेंशन है इकोनॉमिक्स में, वो मेन यही मेंशन है कि हमें इकोनॉमिक्स के बेसिक्स के बारे में पढ़ना है। तो इस लेक्चर में हम बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का जो वर्ड है, जो टर्म है इकोनॉमिक्स, ये डिराइव हुआ है एंशिएंट ग्रीक वर्ड। ये जो एंशिएंट ग्रीक वर्ड है ये है ओइकोनोमिया। इसका मतलब है मैनेजमेंट ऑफ अ हाउस होल्ड। तो किस तरह से एक हाउस होल्ड को हम मैनेज करते हैं, ये इस एंशिएंट ग्रीक वर्ड का मतलब है, जिससे कि इकोनॉमी टर्म जो है वो डिराइव हुआ है। अगर हम एडम स्मिथ, जो कि एक फेमस इकोनॉमिस्ट थे, एडम स्मिथ की बात करें तो इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है एज द स्टडी ऑफ नेचर एंड कॉजेज ऑफ जनरेशन ऑफ वेल्थ ऑफ अ नेशन। तो किस तरह से एक नेशन वेल्थ जनरेट करता है, उस चीज़ की स्टडी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। सब्जेक्ट मैटर अगर हम इकोनॉमिक्स का देखें तो दो पार्ट में इकोनॉमिक्स की स्टडी को डिवाइड किया गया है। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब ये है कि हम एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, या तो इंडिविजुअल हाउस होल्ड या फिर एक इंडिविजुअल पर्सन, उसके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम करते हैं पूरे नेशन की बात, कि हम अगर इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक्स देखें तो उसमें हम इन्फ्लेशन, जीडीपी ग्रोथ, ये सारी चीज़ें हम इंडिया के रिस्पेक्ट में देखते हैं। एक नेशन के रिस्पेक्ट में या वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। मैक्रो मतलब होता है बड़ा इन साइज़ और माइक्रो होता है छोटा इन साइज़। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं इंडिविजुअल के किस तरह से वेल्थ जनरेट करता है। तो माइक्रो और मैक्रो में इसको डिवाइड किया गया है। ये दो टर्म है, इनको सबसे पहले कॉइन किया गया था रैग्नर फ्रिश ने, और अब इनको अडॉप्ट किया है सारे इकोनॉमिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड ने। ये दो पार्ट में इकोनॉमी का क्लासिफिकेशन जो है वो अडॉप्ट कर लिया है। तो इकोनॉमिक्स को हमने क्या कहा कि ब्रॉडली हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, माइक्रो एंड मैक्रो। और इकोनॉमिक्स क्या था, एडम स्मिथ के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किस तरह से एक नेशन वेल्थ जनरेट करता है या किस तरह से एक इंडिविजुअल वेल्थ जनरेट करता है, उस पर्टिकुलर चीज़ की स्टडी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। और इसको दो भाग में बांटा जाता है, माइक्रो एंड मैक्रो। तो अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पहले पढ़ते हैं, फिर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक वाइटल प्लेस ऑक्यूपाई करता है इकोनॉमिक्स में, क्योंकि आप देखिए इकोनॉमिक्स पूरे सब्जेक्ट को ही दो मेन पार्ट में डिवाइड किया गया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस भी है और प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस भी है। थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस इन द सेंस कि इसमें हम थ्योरी ऑफ डिमांड, सप्लाई, ये सब देखेंगे। थ्योरेटिकल है, ये थ्योरीज पढ़ेंगे, वो एकेडमिक पर्पस से है। फिर उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं, तो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस भी है और थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस भी है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें ये बताता है कि एक फ्री मार्केट इकोनॉमी में, जिसमें कि मिलियंस ऑफ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स काम करते हैं, वो किस तरह से डिसाइड करते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक तरह से माइक्रो इकोनॉमी हमें ये बता रहा है कि जो कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स हैं वो किस तरह से डिसाइड करते हैं कि उनको रिसोर्सेज जो है वो रिसोर्सेज किस तरह से वो एलोकेट करेंगे। तो इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से समझे तो इंडिविजुअल लेवल पर अगर कोई कंज्यूमर है या इंडिविजुअल लेवल पर अगर कोई प्रोड्यूसर है, सपोज एक प्रोड्यूसर को कुछ प्रोड्यूस करना है, तो वो प्रोड्यूस करने के लिए वो उसके पास जो रिसोर्सेज हैं या वो रिसोर्सेज जहाँ से भी खरीदता है उसको किस तरह से एलोकेट करके वो फाइनली अपना प्रोडक्ट बनाता है, प्लस उसको किस तरह से सेल करता है। तो यहाँ हम सारी चीज़ें इंडिविजुअल लेवल पर डिस्कस कर रहे हैं, वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस इज ऑल्सो अप्लाइड टू वेरियस अप्लाइड ब्रांचेस। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसका जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी सारी जो अप्लाइड ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक्स, जैसे कि पब्लिक फिनेंस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। क्योंकि हमें पब्लिक फिनेंस में जब भी सपोज गवर्नमेंट अगर बजट में कोई स्कीम लेके आ रही है या गवर्नमेंट बजट में टैक्सेशन से रिलेटेड रिफॉर्म्स कर रही है, तो उसमें पूरा प्रॉपर सर्वे होता है कि किस तरह से इंडिविजुअल लेवल पर लोगों का जो डिमांड है वो किस तरह से चेंज हो रही है, जो सप्लाई है वो किस तरह से चेंज हो रही है। तो वहाँ जब हम इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं तो वो आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात, और इसका काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन होता है पब्लिक फिनेंस में और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में। तो माइक्रो जब आए तो आप ये समझ जाना कि इंडिविजुअल लेवल की बात हो रही है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड की बात हो रही है, कि रूरल एरियाज़ में लोग ज़्यादा किस चीज़ पर स्पेंड करना चाहते हैं। तो वहाँ इंडिविजुअल लेवल के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं कि सपोज़ एक सर्वे के थ्रू हमें ये पता चलता है कि रूरल एरियाज़ में लोग ज़्यादा फूड पर इन्वेस्ट करते हैं, अर्बन एरियाज़ में लोग
फूड के अलावा बाकी लग्जरी और बाकी चीज़ों में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो ये हम इंडिविजुअल लेवल पर देख रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, ये एनालाइज करता है बिहेवियर ऑफ होल इकोनॉमिक सिस्टम इन टोटलिटी या एंटायरिटी, मतलब इंडिया में जनरल क्या हो रहा है, वर्ल्ड में जनरल क्या हो रहा है। तो इन टोटलिटी या एंटायरिटी की हम बात करते हैं, जैसे कि टोटल एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, एवरेज नेशनल इनकम कितनी है, जनरल प्राइस लेवल कितना है, कि जनरल इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन, जीडीपी, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि हम जब चीज़ों को एग्रीगेट, मतलब ऑन एन एवरेज, सपोज़ हमने ऑल ओवर इंडिया में सारे रूरल एरियाज़ का अगर सपोज सर्वे किया, तो हमें पता चला कि एम्प्लॉयमेंट अलग अलग जगह अलग अलग तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है। तो अब हमने जब एवरेज निकालेंगे ऑल ओवर इंडिया का, तो हम उसको एवरेज बेसिस पे देखेंगे कि जनरली इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कितना % है, या जनरली इंडिया में इन्फ्लेशन लेवल कितना है। तो ये एवरेज होता है, या एग्रीगेट भी बोलते हैं, इसीलिए इसको एग्रीगेट इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। अब हम क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, यही एसएससी AAO के कोर्स में मेंशन्ड है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमें पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझना कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसको डिवाइड करते हैं। फिर हम देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं, फिर थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये सारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, किस तरह से होता है डिफरेंट मार्केट्स में, तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स हैं जो एसएससी AAO के कोर्स में मेंशन्ड है। तो अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों की बात करें, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, वो स्टडी करता है फंक्शन ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, जैसे कि पूरे नेशन का। माइक्रो इकोनॉमिक्स बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट्स लाइक इंडस्ट्री, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, इंडिविजुअल फर्म्स, इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स। तो ये हम इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट्स की बात कर रहे हैं। अब इसमें इंडिविजुअल हाउस होल्ड भी हो सकता है, मतलब एक घर, एक फर्म, एक इंडस्ट्री, तो इंडिविजुअल लेवल पर बात करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो थ्योरी ऑफ द फर्म एंड बिहेवियर एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फर्म, कि एक कोई फर्म है, एक कोई इंडिविजुअल इंडस्ट्री है, उसका बिहेवियर किस तरह से चेंज हो रहा है, कि कितनी डिमांड है, कितना सप्लाई हो रहा है, क्या प्राइस रखनी है, ये सब इंडिविजुअल लेवल पर बात कर रहे हैं। ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये प्राइसिंग थ्योरी की किस हद तक, किस तरह से हमें प्राइस रखनी है, डिमांड कितनी है। सपोज़ एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, सपोज़ कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सपोज टाटा की बात करें, तो वो एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री है। वो ये देखेगी कि हमें टाटा के प्रोडक्ट्स की, सपोज टाटा की कोई कार है, उसकी हमें प्राइस कितनी रखनी है। उससे प्राइस रखने से पहले वो देखेगी कितनी डिमांड हो सकती है इसकी, किस तरह का मार्केट स्ट्रक्चर है। तो ये हो रही है पूरी बात इंडिविजुअल लेवल पर। तो ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा, यही सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स की डिमांड, सप्लाई, कितना हमें आउटपुट देना है, ये सारे मैक्रो जो वेरिएबल, इकोनॉमिक वेरिएबल्स है, ये हम एवरेज लेवल पर या एग्रीगेट लेवल पर देखते हैं कि एवरेज आउटपुट कितना है इकोनॉमी का, एक्सटेंड टू विच रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड, लेवल एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिया में नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम कितनी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा है, ये सारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये सारे टॉपिक्स इकोनॉमिक्स में आगे हम डिस्कस करेंगे, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें जो देखना होता है, जैसा मैंने कहा कि इंडिविजुअल और बिजनेस कंसर्निंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और यही चीज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये बिहेवियर इंडिविजुअल का नहीं, बल्कि पूरे होल इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं कि इंडिया में ग्रोथ कैसे हो रही है। इसी तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम देखें, डील्स विद अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री और सेक्टर, कनेक्शन ऑफ फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स इन द मार्केट। तो वही बात हो गई इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में या नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स के रिस्पेक्ट में, पूरे नेशन की बात नहीं हो रही है। इसमें हो रहा है कि ऑल ओवर इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, ऑल ओवर इंडिया इन्फ्लेशन कितना है, ग्रोथ रेट कैसी है। तो ये अफेक्ट्स द इकॉनमी वाइड एस्पेक्ट, जिसमें कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी, जीएनपी, ये सारी चीज़ें ऑल ओवर इंडिया कैसे काम कर रही हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ये स्टडी करेगा कि हाउ अ कंपनी विल लोअर इट्स प्राइसेस टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्ट डिमांड इन द मार्केट। इसका मतलब ये है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये स्टडी होगा कि किस तरह से कंपनी जो है वो अपनी प्राइसेस को इंक्रीज करे और अकॉर्डिंग टू इट्स डिमांड,
टाटा, अगर हम टाटा की बात करें तो टाटा मोटर्स हो सकता है कि उसके अगर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, उसके कार्स की डिमांड बढ़ रही है, तो वो अकॉर्डिंगली प्राइस बढ़ाए। तो ये इंडिविजुअल फर्म की बात हो रही है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करेंगे कि किस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है एवरेज इंपोर्ट, एवरेज एक्सपोर्ट, ये जो हम बात करेंगे, और उससे नेशन का कैपिटल अकाउंट कितना वो हो रहा है अफेक्ट। कैपिटल अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ये हम आगे वैसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती है उससे रिलेटेड मेनली ये कॉन्सेप्ट्स हैं। बट आपको ब्रॉडली ये पता होना चाहिए कि इंडिया में अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो कितना एक्सपोर्ट कर रही है इंडिया, कोई इंडिविजुअल इंडस्ट्री नहीं। उसमें टाटा मोटर्स की इंडस्ट्री भी हो सकती है वो एक्सपोर्ट कर रही हो, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब बात करेंगे तो वो इंडिया के बारे में बात करेंगे, इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये हमने ब्रीफ में देखा कि मैक्रो इकॉनमी क्या होता है, माइक्रो इकॉनमी क्या होता है। अब हम देखते हैं कि इंडिया में सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकॉनमी क्या है। अगर हम देखें सेंट्रल प्रॉब्लम किसी भी इकॉनमी में, चॉइस प्रॉब्लम इज़ द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकॉनमी। क्योंकि अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि सेंट्रल प्रॉब्लम अगर स्पेसिफिकली डेवलपिंग कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो इनमें जनरली ये प्रॉब्लम होती है कि क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हैं। अब इंडिया के पास चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, इसमें जनरली हमारे पास रिसोर्सेज इतने नहीं हैं। तो अगर हमारे पास रिसोर्सेज की स्केर्सिटी है तो हमें एक चूज़ करना होगा कि हमें किस सेक्टर की ग्रोथ करानी है। तो स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस इन रिलेशन टू डिमांड फॉर देम गिव राइज टू चॉइस प्रॉब्लम। क्योंकि जनरली डेवलपिंग कंट्रीज़ में रिसोर्सेज की स्केर्सिटी होती है, तो इसलिए हर सोसाइटी को ये डिसाइड करना है कि हमें कितना रिसोर्सेज किस प्रोडक्शन में लगाना है, जिससे कि जनरली एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़े, इन्फ्लेशन भी कम हो और लोगों की पर कैपिटा इनकम भी बढ़े। तो एलोकेट कैसे करना है रिसोर्सेज को, एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। अगर हम देखें इंडिया में तो एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। अब सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, लगभग 60%, और एग्रीकल्चर जो है लगभग 14% ही जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। मगर प्रॉब्लम यह है कि 60% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है एम्प्लॉयमेंट के लिए, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। तो इसलिए हमें ये डिसाइड करना है कि हम इन्वेस्टमेंट जो करें वो हम एग्रीकल्चर में करें या हम सर्विस सेक्टर में करें, और अगर हमें बैलेंस रखना है तो हम किस तरह से एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, इनमें हम रिसोर्सेज एलोकेट कर सकते हैं। क्योंकि सबके ही बेनिफिट्स भी हैं और कुछ नेगेटिव भी है। एग्रीकल्चर में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है मगर एम्प्लॉयमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। मैन्युफैक्चरिंग में सेमी स्किल्ड लेबर्स अच्छी तरह से मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि रिपेयर वर्क्स, इन सब में मैन्युफैक्चरिंग में सेमी स्किल्ड लेबर काफ़ी अच्छी तरह से काम कर सकता है। सर्विस सेक्टर में अगर देखें तो इसमें हाईली स्किल्ड लोग चाहिए, जो कि इंडिया में जनरली कम है। और मगर इसमें एडवांटेज ये है कि इसमें 60% कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में। तो हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो हमें किस तरह से उसको एलोकेट करना है। तो ये एक तरह से सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी में, कि पहले तो हमें सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है कि चूज़ करना है कि किस तरह से हम रिसोर्सेज को किस सेक्टर में एलोकेट करें। फिर हमें देखना है कि हमें प्रोड्यूस क्या करना है हर सेक्टर में, फिर हमें उसको किस तरह से प्रोड्यूस करना है, किस तरह से टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, और फिर हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना है। इंडियन मार्केट के लिए भी हो सकता है, हमें बाहर भी भेजना हो, एक्सपोर्ट भी करना हो सकता है। तो हमें अकॉर्डिंगली ये भी देखना है कि हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं किसी भी इकॉनमी में, कि पहले तो चॉइस, फिर हम एलोकेट कैसे करें, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो अगर हम व्हाट टू प्रोड्यूस की बात करें एंड इन व्हाट क्वांटिटी, कितना हमें प्रोड्यूस करना है और किस क्वांटिटी में करना है, ये एक प्रॉब्लम है ऑफ चूजिंग विच कमोडिटी शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी। जैसे कि अगर हम देखें हमें फूड प्रोड्यूस करना है या हमें क्लोथ्स प्रोड्यूस करना है। अगर हम ऐसा देखें कि हम फूड ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं और क्लोथ्स कम कर रहे हैं, या फिर वाइस वर्सा देखें कि क्लोथ्स ज़्यादा कर रहे हैं मगर फूड कम कर रहे हैं, तो हमें ये डिसाइड करना है कि इंडिया में नीड किसकी है ज़्यादा, हमें रिसोर्सेज कहाँ एलोकेट करना है, हमें एग्रीकल्चर में करना है या हमें टेक्सटाइल सेक्टर में करना है। और एग्रीकल्चर में भी हमें वीट ज़्यादा करना है या फिर हमें शुगर केन करना है, मोर बटर या मोर टैंक्स। तो इन केस ऑफ मोर टैंक्स सम रिसोर्सेज विल हैव टू बी डाइवर्टेड फ्रॉम बटर। तो अगर हमें टैंक ज़्यादा बनाने हैं, अगर हमें एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, या फिर हमें फूड के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें कि हमें बटर ज़्यादा वो करना है
टैंक्स इसमें आप दोनों रिस्पेक्ट में ले सकते हैं। टैंक्स आप डिफेंस के रिस्पेक्ट में भी ले सकते हैं, टैंक्स आप इरिगेशन के रिस्पेक्ट में भी ले सकते हैं। तो इन शॉर्ट यहाँ ये बोलना चाह रहा है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, उसको किस एरिया में डाइवर्ट करने हैं, वो सबसे फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि हमें रिसोर्सेज किस तरह से एलोकेट करने हैं। तो सोसाइटी को चूज़ करना है बिटवीन कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या है? कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो हम कंज्यूम करते हैं, जैसे कि खाना, वीट, शुगर, क्लोथ्स को हम खरीदते हैं, हम उनको पहनते हैं, शूज़, इसी तरह से ये सारे हैं कंज्यूमर गुड्स। और प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होते हैं? वो मशीन्स जिससे कि हम कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं, जैसे कि टूल्स, मशीन्स, ट्रक्स। अब ट्रक्स जो है वो हमें गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में काम आती है। तो ये सारे जो मशीन वाला जो काम है वो है प्रोड्यूसर गुड्स, जो हमें प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। और कंज्यूमर गुड्स कौन से हैं? कंज्यूमर गुड्स वो हैं जो जनरली हम कंज्यूम करते हैं। इसमें फूड से रिलेटेड गुड्स भी हो सकते हैं, और इसमें जो क्लोथ्स, शूज़ एट्सेट्रा ये भी कंज्यूमर गुड्स में आते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमें नेसेसिटी गुड्स की तरफ जाना चाहिए या लग्जरी गुड्स। अब इंडिया के रिस्पेक्ट में देखें तो फोकस होना चाहिए नेसेसिटी गुड्स, क्योंकि काफ़ी सारी पॉपुलेशन 22% पॉपुलेशन BPL के बिलो है। अगर हम US के रिस्पेक्ट में देखें तो वो लग्जरी गुड्स के रिस्पेक्ट में जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी इकोनॉमी का क्या स्टेटस है। सारे गुड्स हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्यों? वापस वही बात है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो गाइडिंग प्रिंसिपल क्या होगा एलोकेट करने का रिसोर्सेज को, कि वो चीज़ जो जनरेट करे मैक्सिमम यूटिलिटी। तो अगर इंडिया में पॉपुलेशन पुअर की ज़्यादा है तो मैक्सिमम यूटिलिटी किस चीज़ की होगी? नेसेसिटी गुड्स की। अगर US में मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो रिच क्लास की है तो नेसेसिटी उनके लिए किसकी होगी? लग्जरी गुड्स की। तो डिपेंडिंग ऑन की इकोनॉमी का क्या स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करेंगे कि किस तरह हमें रिसोर्सेज को एलोकेट करना है। वो हो गई फर्स्ट बात कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है। सेकंड, हमें किस तरह से प्रोड्यूस करना है, मतलब कि क्या मेथड या क्या टेक्निक हम प्रोडक्शन की फॉलो करें। ये प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि कमोडिटी को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं काफ़ी तरीके से। हम लेबर इंटेंसिव में भी जा सकते हैं जो कि लेस कैपिटल होती है, या फिर हम कैपिटल इंटेंसिव में भी जा सकते हैं। अब लेबर और कैपिटल इंटेंसिव का क्या मतलब होता है? आप देखिए, वो सेक्टर जिसमें कि लेबर बहुत ज़्यादा चाहिए हो, वर्क फोर्स बहुत ज़्यादा चाहिए हो, जैसे ये टेक्सटाइल सेक्टर, वो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। एक होता है कैपिटल इंटेंसिव, जैसे कि ऑटोमोबाइल, उसमें पैसा बहुत चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना है, मशीन्स चाहिए ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, तो वो है कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर। तो अब हमारी कंट्री में लेबर ज़्यादा है तो हम लेबर इंटेंसिव सेक्टर प्रेफर करेंगे ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। US की कंट्रीज़ में या जापान में उनके पास पैसा है और उनके पास पॉपुलेशन कम है, तो वो रोबोट्स और कैपिटल इंटेंसिव पर जाएंगे कि मशीन से ही काम हो जाए। तो ये कंट्री की स्टेटस, इकोनॉमी स्टेटस देख के हम देखेंगे कि लेबर इंटेंसिव पे जाना है या कैपिटल इंटेंसिव पे जाना है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे जाना है या स्मॉल स्केल प्रोडक्शन पे जाना है। अगर हम वीट की बात करें तो वो हम वीट इस तरह से भी बना सकते हैं कि हम बहुत सारी लैंड यूज़ करें और कैपिटल कम यूज़ करें, जैसे कि मैन्योर, सीड्स, ट्यूबवेल एट्सेट्रा, या फिर हम कम ही लैंड पर मोर कैपिटल लगा के, जैसे कि अगर हम जापान की बात करें, जापान में लैंड कम है, बहुत कम है लैंड, तो वो क्या कर रहे हैं? वो सॉइल लेस फार्मिंग कर रहे हैं। वो रिसर्च कर रहे हैं कि कम लैंड पर ज़्यादा से ज़्यादा हम फार्मिंग कैसे कर सकते हैं। वो वर्टिकल फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। तो एक तरह से उनके पास कंस्ट्रेंट है, लैंड कम है, तो वो कैपिटल पर जा रहे हैं, उनके पास लेबर भी कम है। इंडिया के पास ये है कि लैंड है और हमें चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम फार्मर्स हमारे मार्जिनल फार्मर्स हैं। 80% जो फार्मर्स हैं उनके पास जो लैंड है वो 1 to 2 हेक्टेयर्स है, तो लैंड यहाँ लिमिटेड है। तो हमें किस तरह से करना है कि हमें इस तरह से एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना है ताकि जो लिमिटेड लैंड है उस पर वो कॉस्ट इफेक्टिव वे में वो एग्रीकल्चर कर पाएँ। इसी तरह से अगर हम देखें, गिवन क्वांटिटी ऑफ क्लोथ्स, जो क्लोथ्स हैं उनको हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं बाय कंबाइनिंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। जैसे कि हम कैपिटल इंटेंसिव भी बना सकते हैं क्लोथ्स को, हम लेबर इंटेंसिव भी बना सकते हैं। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो काफ़ी लेबर इंटेंसिव है, उसमें वर्क फोर्स काफ़ी चाहिए होता है। और इसी की जगह सपोज़ हम किसी और कंट्री में चले जाएं तो वहाँ अगर वो डेवलप कंट्री है तो वहाँ उनके पास लेबर की प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या करेंगे? मशीन्स लगाएंगे, रोबोट लगाएंगे, तो वो है कैपिटल इंटेंसिव बनाएंगे, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी इकॉनमी का क्या स्टेटस है। तो गाइडिंग प्रिंसिपल यहाँ क्या होगी कि क्या प्रोड्यूस करना है? हमें इन्वॉल्व द लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट टू प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ कमोडिटी है। अब हर इंडस्ट्री की ये
प्रिंसिपल होती है कि जब हमें कुछ भी प्रोड्यूस करना है तो हम ये देखेंगे कि सबसे कम कॉस्ट किस में आ रही है, सबसे कम कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग की किस में आ रही है। क्योंकि हमारी कॉस्ट कम होगी और हमारी सेल ज़्यादा होगी तो हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ जाएगा। और मैक्रो लेवल पर अगर हम देखें, द मोस्ट एफिशिएंट टेक्निकल मेथड इज़ द वन विच यूजेस द लीस्ट अमाउंट ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज ऑलरेडी स्केर्स हैं तो कौन सा तरीका सबसे कम यूज़ कर रहा है स्केर्स रिसोर्सेज को। तो मैक्रो इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में हम ये चीज़ देख सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में एक इंडस्ट्री देखेगी कि मैं वो टेक्निक एम्प्लॉय करूँगा जिससे कि मेरी कॉस्ट कम हो जाए। उसमें लेबर भी हो सकता है, सपोज़ लेबर बहुत सस्ते में मिल रही है, बहुत ही चीप लेबर है कहीं, तो हम लेबर वाले पे जाएंगे। हम क्यों कैपिटल इंटेंसिव बनाएंगे अगर हमें कॉस्ट उसकी कम करनी है। और कई जगह हो सकता है कि लेबर बहुत महंगी है या लेबर वहाँ अवेलेबल नहीं है, तो वो कैपिटल इंटेंसिव पर जाएंगे। थर्ड और लास्ट जो प्रॉब्लम है एक कोई सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी की, वो है फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो आप ये देखिए, हमने पहले देखा कि क्या प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में करना है, फिर हमने देखा कि किस तरह से प्रोड्यूस करना है, अब हम देख रहे हैं किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ये प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच हेल्प इन प्रोडक्शन। तो अभी हम देखते हैं कि हमें सबसे पहले कुछ भी प्रोड्यूस, सपोज इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है, टाटा मोटर्स कार्स प्रोड्यूस कर रही है, तो वो ये देखेगी कि उनके गुड्स जो हैं वो कौन कंज्यूम करेगा, उसी के अकॉर्डिंग वो प्राइस सेट करेंगे। अगर वो टाटा नैनो की प्राइस सेट कर रहे हैं, उनको पता है कि ये जो टाटा नैनो है वो जनरली मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास ये वो गाड़ी खरीदेगी, तो वो उसके अकॉर्डिंग प्राइस सेट करेंगे। अगर टाटा की कोई बहुत ही लग्जरी कार है तो उनको ये पता है कि ये कौन कंज्यूम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो प्राइस सेट करेंगे। तो अ फ्यू रिच एंड मैनी पुअर और वाइस वर्सा। तो डिपेंडिंग ऑन कि इंडिया में या जनरली उस कंट्री में कितने रिच लोग हैं या बहुत ज़्यादा पुअर लोग हैं, तो उनको क्योंकि मार्केट कैप्चर करना है तो वो ये देखेंगे कि हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना है। अगर हम जियो की बात करें तो उन्होंने मार्केट कैप्चर करने के लिए इनिशियली 3 या 6 मंथ्स तक फ्री इंटरनेट प्रोवाइड किया, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया में जनरली जो लोग हैं वो हो सकता है इतना इन्वेस्ट नहीं करें इंटरनेट के लिए, तो इनिशियली उन्होंने फ्री प्रोवाइड किया ताकि मार्केट कैप्चर हो जाए। तो ये हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि किसके लिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो गुड्स आर प्रोड्यूस स्पेशली फॉर पीपल हु कैन परचेज देम। अगर एयर कंडीशंस की बात करें तो वो हमें पता है कि वो रिच लोग ही वो करेंगे, खरीदेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम उनकी प्राइस डिसाइड करेंगे। एंड परचेजिंग पावर डिपेंड्स ऑन देयर इनकम विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फ्रॉम आउटपुट अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच हेल्प टू प्रोड्यूस इट। तो इसका मतलब ये है कि हम पहले देखेंगे कि लोगों की परचेजिंग पावर कितनी है, कितना लोग के पास कैपेसिटी है कि वो उस प्रोडक्ट को खरीद ले। अब परचेजिंग पावर किस पर डिपेंड करेगी, लोगों की इनकम कितनी है, और इनकम किस पर डिपेंड करेगी कि उनको इनकम मिल कहाँ से रही है। जैसे कि अगर वो किसी इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड है तो इंडस्ट्री में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो किसी भी इंडस्ट्री के लिए एक होता है लैंड, एक होता है लेबर, एक होता है कैपिटल और एक होता है एंटरप्राइज। लैंड, क्योंकि उनको लैंड चाहिए किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, लेबर, उनको लेबर किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए, कैपिटल, उनको पैसा चाहिए मशीन्स वगैरह खरीदने के लिए, और एंटरप्राइज जो इनोवेशन और जो ओन करते हैं उस इंडस्ट्री को, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। तो ये सारे होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें आप देख रहे होंगे लेबर भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो लेबर उसमें काम करेगी और फिर उसको इन रिटर्न उसको इनकम मिलेगी। ये इनकम डिसाइड करेगी कि उसकी कितनी परचेजिंग पावर है। It may be noted that the above problems are not separate or independent. अगर हम देखें whom to produce or how to produce and ये जो हमने फर्स्ट प्रॉब्लम देखी थी what to produce, ये तीनों प्रॉब्लम जो है वो इंटर रिलेटेड हैं। और जब भी हम कोई भी चॉइस बनाएंगे कि हमें किस तरह से स्केर्स रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, तो हम ये तीनों को हॉलिस्टिकली देखेंगे। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ यही देख रहे हैं कि किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम ये भी देखेंगे कि हमें किस तरह से प्रोड्यूस करना है ताकि हमारी कॉस्ट कम हो। हम ये भी देखेंगे कि एक्चुअली में प्रोड्यूस क्या करना है और कितनी क्वांटिटी में करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने इस पर्टिकुलर बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स के टॉपिक के लेक्चर में पढ़ी। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि जो एक इकोनॉमी में जो ये सारे जो सिस्टम्स होते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, ये सारे हम इकोनॉमिक सिस्टम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, प्राइस डिटर्मिनेशन, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।